हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BHU 2019 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में। इनऑर्गेनिक का हम सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो केस आपको गिवन है वो रिएजेंट से रिलेटेड है। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ हमारी सिलेबस की क्लास में। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी कि बेसिकली पीसीसी की बात की जा रही है कि जो पीसीसी आपका रिएजेंट होता है वो किसके ऑक्सीडेशन के लिए हम उसका बेसिकली यूज करते हैं। तो पिरिडीन पीसीसी का जो यूज किया जाता है वो आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को, प्राइमरी या फिर आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको एल्डिहाइड, प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं पीसीसी का। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इथेनॉल टू एसिटल्डिहाइड, यानी कि ये बेसिकली अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड, ये अल्कोहल से एसिड, ये अल्कोहल से एसिड। तो पीसीसी यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बता भी रखा है। द रिएजेंट देखो यार, पीसीसी ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्राइमरी को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये बेसिकली आपकी इसकी स्ट्रक्चर होती है पीसीसी की। तो यहाँ पे सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था फर्स्ट, पीसीसी का यूज किया जाता है आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड, इसके कुछ एग्जांपल्स भी बेसिकली गिवन है। यहाँ पे देखिए, ये आपका अल्कोहल नज़र आ रहा है आपको, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये आपका अल्कोहल नज़र आ रहा है, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि ये वाला आपका अल्कोहल नज़र आ रहा है तो ये फिर से आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कुछ पीसीसी की रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जीओसी से रिलेटेड है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से। तो आपको बोला गया है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, आपको पहले मोस्ट एसिडिक बताना फिर लीस्ट एसिडिक। एसिडिटी के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपको प्रोटॉन निकाल देना और कॉन्जुगेट बेस बनाना है। वो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक रहा होगा आपका कंपाउंड। तो देखो यहां से हमने निकाला ये रहा, यहां से हमने निकाला ये रहा और यहां से हमने निकाला ये रहा। अब देखो जो क्लोरीन है वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है और जो आपका OCH3 होता है वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है आपका एज कंपेयर टू OR। तो क्लोरीन का अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा। अगर ये कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो ज्यादा एसिडिक भी रहा होगा। तो करेक्ट आंसर ये आएगा कि ये वाला जो है आपका मोस्ट एसिडिक रहा होगा, उसके बाद ये वाला एसिडिक आएगा और उसके बाद लीस्ट एसिडिक जो रहा होगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका ए आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन जैम में भी पूछा गया था, अभी जैम 2020 में ही, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द कंपाउंड, ये आपको फिनोल नजर आ रहा है, ये आपको ईथर नजर आ रहा है और ये आपको बेसिकली हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है। तो देखो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि फिनोल के, कोई भी बेसिकली फिनोल जो है या फिर अल्कोहल जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ईथर से। उसका रीजन होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि फिनोल हुआ या फिर कोई भी आपका अल्कोहल हुआ वहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दो अल्कोहल एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, जिससे कि वहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है, एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, जिसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। तो फिनोल या फिर कोई भी अल्कोहल ईथर से लगभग बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। सेम क्वेश्चन लाइक दैट जैम में पूछा, तो ये बात हमें यहां से समझ में आती है। इसके बाद जो हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट होता है वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो मोलिकुलर मास, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होता है उतने ज्यादा वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जितना बड़ा साइज होता है उतने वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उतना ज्यादा वहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतने ज्यादा फिर आपके बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो एक आपके पास ईथर हो और एक आपके पास हाइड्रोकार्बन हो तो ईथर वाले के ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर
कंपेयर टू दिस। इसीलिए भाई अगर इसकी फिनोल की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 182 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपका जो इस टाइप के है हाइड्रोकार्बन उनका, इसका जो बेसिकली इन दोनों में जो ये डिफरेंस आया है बहुत ज़्यादा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिनोल सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, उसके बाद ईथर वाला, और उसके बाद आपका ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपकी काफ़ी फेमस रिएक्शन है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में डिस्कस की है। विच वन अंडरगो बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेसिकली, तो देखिए डाई अराइल कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, डाई अल्काइल कीटोन्स, एलिफेटिक अल्कोहल्स, यानी कि कौन बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन में पार्ट करता है। तो देखो भाई यहाँ पे पूरी आपको रिएक्शन ही मैंने दिखा दी है। बेसिकली कीटोन्स अंडरगो द रिएक्शन विद पर एसिड, है ना, टू गिव्स एस्टर बाय द इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। देखो जब भी आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिले कि RC+O CH3 और इसकी रिएक्शन किसी भी पर एसिड के साथ, MCPBA भी यहाँ पे यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पे बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देना है आपका इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन का इंसर्शन आपने कर देना है। तो कीटोन्स अंडरगो द रिएक्शन, ये आपने इसी रिएक्शन को बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन बोला जाता है। यहाँ पे COCH3 नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने इसकी पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म भी बताया गया, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहो तो जैसे कि ये कीटोन था, सबसे पहले यहाँ पे एसिड ने अटैक किया होगा, ठीक है, उसके बाद जो पर एसिड का O नेगेटिव था उसने यहाँ पे अटैक किया, उसके बाद जो ऑक्सीजन का लोन पेयर वो नीचे आया और यहाँ से ये और यहाँ से ये बाहर निकला, ये बना भाई इस प्रकार से। तो यहाँ पे बेसिकली माइग्रेशन भी देखा जाता है कि यहाँ इन दोनों में से माइग्रेट कौन करता है, ठीक है, तो इनका माइग्रेशन ऑर्डर भी काफ़ी अच्छे से देखा जाता है। तो यहाँ से माइग्रेट करेगा, ये वाला पूरा बाहर निकल जाएगा, तो इसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है और ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो देखो भाई क्या आंसर लगाओगे, तो डाई अराइल कीटोन्स होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, तो एल्डिहाइड की तो कहानी नहीं है, डाई अल्काइल कीटोन्स, तो डाई अल्काइल कीटोन्स का मतलब कुछ ऐसा कि RCOR इस टाइप के होते हैं क्या, यस बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमने लगाना है डाई अल्काइल कीटोन्स, आप इसका आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये इसके कुछ और मैकेनिज्म है, ये रहा आपका, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाओगे तो एक ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा देना, है ना, यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे एक ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा देना, है ना, यहाँ पे इसी प्रकार आपका इस C+O के साथ आपने ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, तो ये रहा 1,2 डाई कीटोन्स प्रोसीड टू गिव अनहाइड्राइड। अगर आपका 1,2 डाई कीटोन हो तो उसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं पर एसिड के साथ तो वहां पे आपको अनहाइड्राइड मिलता है, वहां पे आपको अनहाइड्राइड मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री से या बायोमोलिक्यूल से, नेचुरल प्रोडक्ट से, जैसे भी आप बोलो, तो जो आपका D एंड L बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज क्या इंडिकेट करते हैं, तो DL नोमेनक्लेचर जो होता है बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। देखो ये बेसिकली ये होता है कि जो आपका यहाँ पे जो कार्बन है उसके बाद उससे जो ये कार्बन होगा, मान लो यहाँ पे आपका बेसिकली CH2OH होता है ना, ग्लूकोज में यहाँ पे CH2OH होता है, तो ये बेसिकली जो आपका कार्बन, ये आपका जो अल्कोहल, इससे नेक्स्ट कार्बन पे जो OH होता है, अगर वो आपका राइट साइड में होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन से होकर रहा है। अगर इस CH2O, इसको मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा, यहाँ पे CH2OH होता है ग्लूकोज के अंदर, है ना, लेकिन ये आपका ग्लूकोज नहीं, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। CH2OH से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके ऊपर अगर अल्कोहल आपका राइट में लगा हुआ तो उसे D बोलते हैं, अगर लेफ्ट में लगा हुआ तो उसे R बोलते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन नेक्स्ट टू द प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो फर्स्ट आना था, ये इस चीज को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टीरियो केमिस्ट्री से, RS कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप इसको अलग कर लीजिए एक बार, आसानी से आप कर पाओगे। नेमिंग में नोमेनक्लेचर CIP के अकॉर्डिंग करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद देखो सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे और फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब
अब इसको कैसे देखना भाई, ध्यान से देखिएगा कि इसको आप कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 2 3 की डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी देखो मैंने ट्रिक बताई हुई आप सभी को याद होगी, HCS और VCR। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है और 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो S कॉन्फ़िगरेशन होती, बट यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल पे है और 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब R कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आपका 2 है वो R रहा होगा। तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन को हटा देते हैं। इसके बाद देखिए नीचे वाला, इसको अलग से किया तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी ये और फोर्थ प्रायोरिटी ये। थर्ड प्रायोरिटी ये का मतलब ये पूरा थर्ड प्रायोरिटी आप रखोगे इसको, ठीक है। तो यहां से अगर आप 1 2 3 के डायरेक्शन देखोगे तो 1 2 3 की जो डायरेक्शन नजर आ रही है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है और फोर्थ प्रायोरिटी फिर से हॉरिजॉन्टल पे है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है और 1 2 3 की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही, तो ये फिर से आर कॉन्फ़िगरेशन रही होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका आर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री से है ना। तो ये आपको बताना है कि EZ नोमेनक्लेचर बताना है। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कीजिए। तो ये देखो 1 इसको देंगे प्रायोरिटी इथाइल को, सेकंड प्रायोरिटी इसको CIP रूल के अकॉर्डिंग देनी है। इसको 1 दोगे, इसको 2। अगर आपका 1 के सामने 2 आ जाए, अगर आपका 1 के सामने 2 आ जाए तो उसको बोला जाता है Z नोमेनक्लेचर। क्या बोला जाता है उसे? Z नोमेनक्लेचर। यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आ गई, इसमें मिथाइल है बेसिकली CH3 है। सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे आ गई, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सेकंड अगर सेकंड प्रायोरिटी के सामने सेकंड प्रायोरिटी आ जाए, फर्स्ट के सामने फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाए तो उसे हम E बोलते हैं, उसे हम E कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ये हमारी E कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, तो ये देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आ जाएगा ZE, यानी कि इसका जो नोमेनक्लेचर वो Z आ जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर आपका E आ जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ऑलरेडी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाए थे, वहां पे इसको डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये 29। तो रिएक्शन है आपकी इसकी किसके साथ करवानी है? सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, यानी कि ये बेसिकली आपका सोडियम मिथॉक्साइड है, इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है। तो बताइए क्या होगा? तो ये वाली जो रिएक्शन बेसिकली वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब देखो एक NO2 ये है आपका यहाँ पे और दूसरा NO2 आपका ये है। अब किस NO2 को हटाओगे? देखो ये वाला जो NO2 है ये स्टेरिकली क्राउडिंग है, यानी कि यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हुए। अगर यहाँ से सोडियम मिथॉक्साइड अटैक करेगा तो बड़ी मुश्किल होगी उसको, वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे तो देखिए, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना है वो हमने फर्स्ट लगाना है कि यहाँ पे आपने अटैक करवाया होगा OMe का और यहाँ से आपका NO2 बाहर निकल गया होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार NO2 आपका बाहर निकल गया होगा। एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है इसमें, ठीक है भाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपने लगाना वो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कि इस प्रकार से आपने ये जाएगा, ठीक है भाई। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको काफी अच्छे से देखते हैं। विच वन इज रॉबिन्सन एनुलेशन प्रोडक्ट, है ना। तो ये बेसिकली एक आपकी नेम रिएक्शन होती है और रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? तो देखिए इसको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ पूरा, है ना। लाइक दैट सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना, सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन है ये। बस यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा देना है और कोई चेंज नहीं आएगा। C डबल बॉन्ड O लगा देना, बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O है, अभी मान लेता हूं मैं यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले जो आपका ये जो बेस है आपका, ये यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले इस बेस ने इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाला, ठीक है, ये बना। ये आपने जो है इनोलेट फॉर्म बनाई, वापिस से इनोलेट फॉर्म आएगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि बेसिकली आप ये समझ सकते हैं इस स्टेप को, ये टोटोमेर ये चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे नेगेटिव आया, इस नेगेटिव ने अटैक किया इस पे ऊपर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया। देखो इसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, इसको मतलब है एज इट इज, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लगा सकते हैं सारी जगह C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट बना, यहाँ से आपका जो O नेगेटिव है वो यहाँ पे आएगा और ये वाला जो बेसिकली है प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएगा आके,
ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन पे इसको आपने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इसके साथ ये प्रोटॉन लग गया, तो C डबल बॉन्ड O, ये Me, बाकी सारा सेम है। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका Me के ऊपर जो प्रोटॉन नजर आ रहा है तो NOET इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वापिस से जाएगा, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव अब यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना, ये वाला जो नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर से वही ध्यान देना कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से प्रोटॉन आके लग जाएगा इसके पास, ठीक है, फिर से इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, इसकी रिएक्शन यहाँ पे और ये बाहर निकलेगा तो नेगेटिव बना, ठीक है। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, यानी कि Me जहाँ पे लगा हुआ आपका उसके बगल में ही C डबल बॉन्ड O लगा होना चाहिए, तो ये आपका Me लगा हुआ है, इसके बगल में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसी के साथ आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उससे नेक्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, तो उससे नेक्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसका ए करेक्ट आंसर आना था। पूरा डिटेल मैकेनिज्म दिया हुआ है, बस इसमें बस आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा लेना है, तो हर जगह मैं लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपकी रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन होती है ना, इनोलेट केमिस्ट्री में आप बोल सकते हैं कि डिस्कस की जाती है, या आप कहीं पे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार आराम से इसका मैकेनिज्म देखिएगा, अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप मुझे बताना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई ये वाला, ए इसका करेक्ट आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इनोलेट की नेम रिएक्शन ज़्यादातर मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ आपके साथ। रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम एस्टर, नोट कीजिए, सेम एस्टर विद सोडियम इथोक्साइड इज नोन एज। तो ये बेसिकली आपका क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस की हुई अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, दो एस्टर लेते हैं, ठीक है। आप एक बार वो नेम रिएक्शन की वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको क्लेजन कंडेंसेशन अच्छे से सीखनी है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम इथोक्साइड यानी किसी भी बेस के साथ करवाते हैं, तो वहां से हमें बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, बीटा कीटो एस्टर की, और वहां पे अल्कोहल बाहर निकलता है, इसे क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं। कर्टियस रिएक्शन बेसिकली आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट से रिलेटेड होती है, ठीक है, नाइट्रीन। अल्डोल कंडेंसेशन आपका अलग होती है, यहाँ पे वहाँ पे अलग प्रोडक्ट बनता है, और क्लेजन रिएक्शन भी अलग होती है। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है एस्टर, सेम एस्टर की रिएक्शन अगर आप सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाते हो तो वहाँ पे बीटा कीटो एस्टर मिलता है और उसे हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्विनोलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपकी क्विनोलिन है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ तो यहाँ पे आपको मिलता है क्विनोलिनिक एसिड। क्या मिलेगा भाई, क्विनोलिनिक एसिड बनेगा, और इसी का IUPAC नेम या फिर कॉमन नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। देखो तो अगर मैं बात करूँ 1, उसके बाद देखो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट बना देना है 1, ये हमने शायद DU में भी डिस्कस किया हो, तो 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो इसका आपने किया, इसका नाम देखो 2 पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 3 पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पिरिडीन हो गया, पिरिडीन। उसके बाद 2, 3 पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, पिरिडीन 2, 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका तीसरा आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ये आपका तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, पिरिडीन 2, 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्विनोलिन का अगर आप करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन KMnO4 के प्रेजेंस में तो क्विनोलिनिक एसिड आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अपने स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2 और HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, तो ये बेसिकली आपका एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। या फिर आप इसी की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ भी करवा सकते हो, कल को आपको सोडियम सल्फाइड भी गिवन हो सकता है, तो ये इस डाइजोनियम सोल्ट को फिनाइल हाइड्राजीन में कन्वर्ट कर देती है। ये वाला जो बेसिकली आपको नजर आ रहा है इसे हम फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, ये SnCl2 के साथ, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, आपको किसी भी 11th-12th की बुक में भी आराम से मिल जाएगी, तो इसमें कोई समझाने का कुछ है बेसिकली कंसेप्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको अल्कोहलिक KOH गिवन है, तो आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले आपने इसका एलिमिनेशन करवा दिया, ये रहा। उसके बाद आपने HBr के साथ एडिशन करवाया, Br वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन आपने Na और ड्राई ईथर के साथ करवा दी, तो ये फिर आपका वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल आप सभी ने देखा होगा जरूर, RX प्लस में इसकी रिएक्शन 2Na के साथ करवाते थे, है ना। फिर से RX, और यहाँ पे क्या होता था बेसिकली आपका कि जो 2NaX वो बाहर निकल जाता था और RR की फॉर्मेशन हो जाती थी। तो इसी प्रकार यहाँ पे सबसे पहले आपने एलिमिनेशन करवाया, उसके बाद एडिशन करवाया और उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपने वुड्स रिएक्शन करवाई और RR की फॉर्मेशन की। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे R बनता। तो ये एक R बना रखा है हमने, दूसरा R ये बना रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाया। इसी का जो नाम लिखोगे आप, नेमिंग करोगे, तो इसकी 1 2 3 4, तो 2 एंड 3 पे क्या लगा हुआ है, तो 2 पे भी मिथाइल और 3 पे भी मिथाइल, तो इसे बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकंड आ जाएगा, दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड है। विच रिएजेंट शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो सबसे पहले मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है। तो ये बेसिकली आपका मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है। ये मिथाइल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल और ये ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये बना कैसे है ऐसा पूछा जा रहा है। तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करवाओगे जब बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला। मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन आइसोप्रोपेनॉक्साइड के साथ करवाओगे, नहीं भाई, यहां पे भी नहीं पॉसिबल है। हाँ, अगर आप मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन प्रोपेनॉक्साइड के साथ अगर करवा रहे हो तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये SN2 टाइप की मैकेनिज्म हो जाएगी कि ये O नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे और यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा और लीव करने के बाद आपका मिथाइल आइसोप्रोपाइल मिल जाएगा। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा कि मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दीजिए इसके साथ। ये बेसिकली आपका SN2 मैकेनिज्म से जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है भाई, समझ में आ गई है आप सभी को बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए नया हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बेंजीडीन रीअरेंजमेंट है ये बेसिकली, ये बेंजीडीन रीअरेंजमेंट ये एक नेम रिएक्शन होती है, इज एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ, यानी कि जो बेंजीडीन रीअरेंजमेंट होती है वो किसका एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है बेसिकली, तो एजोबेंजीन की, डाईआइजो अमीनो बेंजीन। तो ये बेसिकली जो होती है ये है आपका बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, इसे बेसिकली बोलते हैं। तो ये आपका हाइड्राजो बेंजीन की रिएक्शन होती है। तो ये आपका हाइड्राजो, देखो हाइड्राजीन किसे बोला जाता है, NH2 NH2 को हाइड्राजीन बोला जाता है। अगर H हटा के आपने बेंजीन लगा दिया यहाँ पे तो इसे हाइड्राजो बेंजीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं एसिड के साथ तो सबसे पहले ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर अपना यहाँ पे, तो H पॉजिटिव लग जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से करवा देनी है इसकी रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद एक प्रोडक्ट हमें ये मिलता है और दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिलता है। तो हमसे तो यही पूछा गया था कि ये किसका कन्वर्जन करते हैं, तो यहाँ पे हम हाइड्राजोबेंजीन का कन्वर्जन करते हैं और इस टाइप के कुछ आपको कंपाउंड यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ठीक है, ये एक आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, ये भी एक नेम रिएक्शन है काफी फेमस। विच कंपाउंड अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट आप सभी ने सुना होगा। हैलोफॉर्म और स्पेशली हम इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे। आइडोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे आपको येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं आइडोफॉर्म में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये जो रिएक्शन शो करते हैं, ये क्वेश्चन आपका जैम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हैलोफॉर्म जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जहां पे आपको ये वाली लिंकेज दिखाई दे, है ना, ये वाला कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 दिखाई दे, या फिर इसी के जगह आपको CH, है ना, इसी का आपको ये वाली फॉर्म भी दिखाई दे सकती है कि CH और आपका यहाँ पे OH लगा हो, तो ये आपका पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। तो क्या ये देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये देगा? यस, ये दे सकता है। क्यों दे सकता है?
क्योंकि ये वाली लिंकेज आपको दिखाई दे रही है। क्या ये देगा? नहीं देगा। क्या ये देगा? नहीं देगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है तो वो सेकंड आना था कि सिर्फ सेकंड ही आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंडर जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। या तो ये दिखाई दे या फिर आपको ये दिखाई दे, वहां पे आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मेलाप्राडा रिएजेंट, ठीक है, मेलाप्राडी रिएजेंट जो बेसिकली वो क्या होता है, बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, तो ये बेसिकली मेलाप्राडी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो लिया जाता है वो रिएक्ट विद विसिनल डाइओल्स के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। विसिनल क्या 1,3 डाइओल्स? नहीं भाई। क्या 1,4 डाइओल्स? नहीं भाई। सिलेक्टिवली रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस डाइओन? नहीं। ये डाइओन विसिनल डाइओल्स के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखो यहाँ पे 1,2 पोजीशन पे आपको डाइओल नजर आ रहे हैं। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है पर आयोडिक एसिड के साथ। किसके साथ? पर आयोडिक एसिड के साथ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कि यहाँ पे इसको तोड़ दो, यहाँ पे इसको कीटोन बना दो और इसको भी कीटोन बना दो, तो ये बेसिकली आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसे मेलाप्राडी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मेलाप्राडी ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएजेंट लेते हैं या कौन सा एसिड लेते हैं, तो पर आयोडिक एसिड वहां पे लिया जाता है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटा रोटेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी था। म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज करेक्टरिस्टिक्स बाय, तो ये किसके द्वारा आपका होगा, क्या कहना चाह रहा है बेसिकली म्यूटा रोटेशन? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज, ऐसा नहीं होता। चेंज ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं भाई। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल। तो इसका हम सेकंड आंसर लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रहा, म्यूटा रोटेशन इज चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन दैट ऑक्युपाइज द मेंटेन इक्विलिब्रियम अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो इसमें स्पेसिफिक रोटेशन वाला भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हम लगा सकते हैं कि ये ना लगाओ, इसका आंसर ये लगाना पड़ेगा, चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यूज। ये इसका करेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यूज नहीं बोलेंगे, इसीलिए हमने इसका आंसर सेकंड लगाया भाई। पॉजिटिव टू नेगेटिव का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है बेसिकली यहाँ पे, म्यूटा रोटेशन इज चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन, ये बताया गया है। उसके बाद देखो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज इन वाटर, स्पेसिफिक रोटेशन इतनी होती है और ये डिक्रीज कर जाती है इसके अंदर। तो ये साइक्लिक के बताया गया बेसिकली कि ये आपका ओपन चेन है, ये आपकी साइक्लिक होती है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज होती है। तो ये जो ग्लूकोज रियलिटी में पाया जाता है 64% बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म में, 0.02% आपका पाया जाता है ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज में 30% पाया जाता है, 36%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बी ही लगाना पड़ेगा भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी आपको बताना है कि विच वन इज डीऑक्सी बेंजोइन, इनमें से कौन सा डीऑक्सी बेंजोइन है। तो ये वाला जो ऐसा कंपाउंड आपको जो नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी बेंजोइन। तो ये है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सेकंड कंपाउंड के अंदर। अगर आपने ध्यान दिया हो बीएचयू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई डिटेल मैकेनिज्म नहीं पूछा जा रहा आपसे या तो रिएक्शंस के नेम पूछे जा रहे हैं, या फिर किस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, या फिर रिएजेंट पूछा जा रहा है। बहुत कम है कि आपसे मैकेनिज्म पूछा गया हो, बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको नोट बना लेना कि आपको मेन पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है तो उसका बेसिक्स जरूर पढ़ के जाना, उसका रिएजेंट, उसका सबस्ट्रेट, उसका प्रोडक्ट थोड़ा सा जरूर देख के जाइएगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से है। इन दो कंपाउंड के बारे में आपको रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है इन दोनों कंपाउंड के बाद। देखो ये जो फर्स्ट आपको कंपाउंड नजर आ रहा है और जो सेकंड कंपाउंड नजर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है और मिरर इमेज भी हैं एक दूसरे की। और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, यहाँ पे पीओएस भी प्रेजेंट है। यहाँ से अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो ये दोनों बेसिकली आपका आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इस क्वेश्चन का मीजो कंपाउंड आंसर नहीं आएगा, आइडेंटिकल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि मीजो तो खुद ये एक कंपाउंड है। अगर आप मुझे बोलो कि फर्स्ट कंपाउंड क्या, तो मैं कहूंगा मीजो कंपाउंड है। अगर मुझे आप कहोगे कि सेकंड कंपाउंड क्या है, मैं कहूंगा मीजो
कंपाउंड है। तो इन दोनों की रिलेशन अगर आपसे पूछे तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ये दोनों मीजो कंपाउंड्स तो हैं लेकिन ये एक दूसरे के आइडेंटिकल, ये खुद एक मीजो है, ये खुद एक मीजो है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है ना वो आपका ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर, तो देखो अगर बात की जाए, एक मिनट भाई ध्यान से देखना, अगर बात की जाए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रिलेशन नहीं पूछी है ना, क्या इनएंसोमर, देखो ये क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है कि ये रिलेशन पूछ रहे हैं या क्या है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों मीजो कंपाउंड हैं, बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी मीजो है, सेकंड भी मीजो है, लेकिन इन दोनों के बीच की अगर रिलेशन की बात करोगे तो ये आइडेंटिकल है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझ जाएं, तो इनकी रिलेशन अगर पूछे तो हम ये बताएंगे, अगर बोले कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, तो फर्स्ट भी मीजो है सेकंड भी मीजो है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके आंसर बन सकते हैं, लेकिन रिलेशन में आइडेंटिकल बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी फेमस रिएक्शन है भाई, कार्बीन इंटरमीडिएट से ये बेसिकली रिलेटेड है। तो ये आपका रेंडेट एस्ट्रेट रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन है, कार्बीन में पढ़ाई जाती है आपको। तो ये ROCOCl की रिएक्शन डायआइजो के साथ, फिर बेस की प्रेजेंस में और वाटर के साथ करवाई गई है। ऐसे केस में आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर वाटर गिवन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, अगर आपका ROH गिवन होता तो यहाँ पे आपको RCH2C डबल बॉन्ड OR मिलता। अगर यहाँ पे अमोनिया गिवन होता, इसकी जगह NH3 गिवन होता तो वहाँ पे फिर आपको अमाइड मिलता, RCH2C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये आपकी रिएक्शन है कार्बीन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्कस की हुई जरूर आपने। तो सबसे पहले देखो ये जो डायआइजो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया यहाँ पे, इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन ने यहाँ पे वापस से अटैक किया और ये C आपका क्लोरीन यहाँ से निकला, ये वाला बना। अब जो बेस गिवन है यहाँ पे आपको Ag, ये क्या करेगा यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, ये रहा। इसके बाद जो होता है वो रीअरेंजमेंट होता है, और उसे बेसिकली वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं। कीटीन की फॉर्मेशन होती है। अब देखो ये वाला R अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, N2 पॉजिटिव लीव कर जाएगा और ये बनेगा, इसे हम बेसिकली बोलते हैं कीटीन। क्या बोलते हैं भाई? कीटीन। अगर कीटीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो पूरा मैकेनिज्म होता है इसका भी, लेकिन आपको मैंने ट्रिक बताई थी, याद हो तो, कि इसको H दे दो और इसको OH दे दो। अगर इसको H दोगे तो CH2 बन जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ के, और इसको OH दोगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहीं पे ROH होता तो क्या करते, इसको हाइड्रोजन दे देते, इसको R दे देते, तो यहाँ पे COR बन जाता। अगर अमाइड होता तो यहाँ पे, अगर अमोनिया होता तो यहाँ पे NH2 बन जाता। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका वो ये है ना। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवानी है इथेनॉल के साथ। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताना है। तो ये आपका नजर आ रहा है आपको इथेनॉल। तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी आपका ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन हो ना, एसिडिक हाइड्रोजन हो, उसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हो तो वहां पे हमें हमेशा आपको अल्केन मिलेगा, है ना। हमेशा ये जो R है और यहां से एसिडिक प्रोटॉन आएगा, एसिड बेस रिएक्शन होती है। मैंने पहला ही आपको ये पॉइंट पढ़ाया होगा वहां पे, ठीक है। तो ये अगर आपने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी है तो ये जो फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल का बेसिकली मतलब कुछ नहीं है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपका MgBr लगा हुआ है। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी है किसके साथ? इथेनॉल के साथ, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकेंड आना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकेंड आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बेसिकली विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीअरेंजमेंट कीटोन इज रूट टू गिव प्रोडक्ट। कीटोन इज रूट टू प्रोडक्ट। बेसिकली मे बी यहाँ पे कीटीन भी लिख सकता था, वो कीटीन लिखता तो और भी सही रहता, कीटीन ना, कीटीन इज रूट टू गिव अ प्रोडक्ट। तो होफमैन रीअरेंजमेंट की बात अगर करें तो यहाँ पे आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनेट, ठीक है, इस आइसोसाइनेट। तो होफमैन रीअरेंजमेंट, होफमैन ब्रोमाइड होती है बेसिकली जब आप अमाइड की रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पे है ना, अमाइड की, ये नाइट्रीन में मैंने आपको पढ़ाई होगी, जब आप अमाइन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? आपका NaOH और Br2 के साथ, वहां से प्राइमरी अमाइन बनता है और उसके दौरान बेसिकली आपका क्या बनता है भाई? लास्ट में आपका वो आइसोसाइनेट भी बनता है उसके दौरान।
बैकमैन रीअरेंजमेंट बिल्कुल अलग कहानी होती है। बैकमैन रीअरेंजमेंट कार्बोकटाइन से रिलेटेड होती है ना। जैसे कि कुछ इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, यानी कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड गिवन होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाएंगे, तो जैसे कैप्रोलैक्टम बना था, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो यहाँ पे कीटोन का कोई खास यूज नहीं है। वुल्फ रीअरेंजमेंट की बात कुछ कुछ हद तक लगती है, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट में कीटीन की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे वो कीटोन की जगह मेरे हिसाब से कीटीन लिखना चाह रहा था, ठीक है। तो कीटीन बेंजीडीन रीअरेंजमेंट कोई लिंक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओजोनोलिसिस से रिलेटेड है। अ हाइड्रोकार्बन C6H12 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट विच डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट। तो देखो कि कौन सा इनमें से, मान लीजिए अगर आपने 2 हेक्सीन लिया है, यहाँ पे ये रहा 2 हेक्सीन, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या करते थे, मैंने ओजोनोलिसिस में बताया, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड मिल रहा है आपको दोनों साइड। अगर एल्डिहाइड मिलेगा तो एल्डिहाइड तो आपका टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है, इन्होंने बोला कि वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट ना शो करे। अगर आप 2 मिथाइल 2 पेंटीन लोगे तो देखो 1 2 3 4 5, 2 पे CH3 लगा देना है और 2 पे ही इन लगा देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक जगह तो आपको कीटोन मिल जाएगा, लेकिन दूसरी जगह आपको एल्डिहाइड मिलेगा, तो वहां से भी आपको, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन के साथ, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन के साथ, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे भी कीटोन बनेगा और यहां पे भी कीटोन बनेगा, और कीटोन आपका टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो नहीं करेगा। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना था 4th। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, ये फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। आपको ये बनाना है कि 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे CH3 लगाओ और पहली पोजीशन पे अल्कोहल लगाओ, इस टाइप का आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो बताइए किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करें, एल्डिहाइड और कीटोन। बेसिकली ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया, तो इसमें आप सभी को पता होगा क्या कहानी होती है। ऐसी कहानी होती है कि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, और ये जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर अल्कोहल बनेगा। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो इसके रिएक्शन करवाने से आपको यहां पे नजर आ रहा है कि ये तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है भाई, देखो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, तो इसे बेसिकली हम प्रोडक्ट के तौर पे नहीं लिखेंगे, इसे प्रोडक्ट के तौर पे नहीं लिखेंगे। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यहां से इसकी रिएक्शन अगर करवाओगे तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सी देखो, अब यहाँ पे इन्होंने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में भी जानकारी गिवन नहीं है ना, तो इसलिए क्वेश्चन खुद से ही थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ऐसा आप ये तो बताओ ना किस एल्डिहाइड और किसके साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो उसको बताना आपका थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर आप आइडिया लेके चलोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो नहीं फॉर्म होगा, यहाँ से रिएक्शन करवाओगे तो CH3 दिख ही नहीं रहा, यहाँ से अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये नेगेटिव। तो देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहीं पे आपका ऐसा होता तो आपको फिर इसके 1 2 3 पोजीशन पे ये नहीं मिलता, 3 पोजीशन पे आपका मिथाइल नहीं मिलता, इसमें 3 पे मिथाइल नहीं मिल रहा, इसमें 3 पे मिथाइल नहीं मिल रहा, इसमें 3 पे मिथाइल नहीं मिल रहा, तो एक यही ऑप्शन बचता है हमारा इस क्वेश्चन का, ए ही हमारा ऑप्शन बनता है। कि देखो यहाँ पे देखो कि ये अल्कोहल अगर इसको फर्स्ट मानूं तो सेकंड और तीसरे नंबर पे आपको CH ये वाली अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हमें ए लगाना था, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि फिनोल गिवन है आपको, एक आपको एसिटिक अनहाइड्राइड गिवन है, बेस गिवन है, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड गिवन है यानी कि बेस। तो यहां पे बेसिकली आपको क्या करवाना है कि POH से तो H निकालो और यहां से C डबल बॉन्ड O ये निकालो, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे आपको यही करेक्ट आंसर लगाना था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। तो ये था भाई हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन BHU 2019 का। तो आपको पता लग गया कि टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनिक आप लगभग 90% तक ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।